गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में भी हम लोग वही अपनी सीरीज फाइनाइट वर्ब्स के जो कॉन्सेप्ट एंड यूजेस हैं, फाइनाइट वर्ब्स पे बेस्ड हमारे पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी तो सब चंगा है। चलिए आइए। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो मैंने कल आपको समझाया था, क्या नाम, कल हमने शायद 3 या 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो वो जो क्वेश्चंस थे उनके थ्रू क्या हमने कॉन्सेप्ट समझे थे, मैं एक बार वो कॉन्सेप्ट आपको फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए, एक मिनट बच्चों। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर मेंट फॉर द रिवीजन, मतलब ये रिवीजन के लिए कि कल जो भी हमने पढ़ा था उसका एक बार आपको रिवीजन करवा दें बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3 और ये क्वेश्चन 4। एक बार जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर कर दीजिए, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि कल की जो क्लास में आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए। एंड व्हाट हैज दिस हैपेंड, लेट मी सी। एक मिनट बच्चों। चलिए, क्या है महोदय, आपसे कुछ कहना है, अगर आप परेशान ना हो तो कहूं। अभी तो मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे कहने के बाद पता चलेगा परेशान हुआ कि नहीं हुआ। बाकी देखो, कुछ भी अब मैं एक धीरे धीरे आदत डाल रहा हूं, तुम्हें जो टाइप करना है, जो पूछना है, अपना पूछते बताते रहो। ठीक है, मैं बात करने वाली होगी तो कर लूंगा, नहीं करने वाली होगी तो इग्नोर करूंगा। ठीक है, मेरे पास यही ऑप्शन होगा। बाकी तुम्हें जो अपना पूछना बताना है वो अपना टाइप करते रहो, कमेंट करते रहो। ठीक है, जो बात ढंग की होगी, बात करने वाली होगी तो मैं कर लूंगा, नहीं करने वाली होगी तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, वो तुम अपने आप जान जाओगे। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ डिड दैट न्यू आइडिया साउंड टू योर पेरेंट्स। अब देखिए, ये जो साउंड है ये लिंकिंग वर्ब है। साउंड कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, अगर तुम लोगों को ध्यान रह गया हो तो हमने कल पढ़ा था कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, मतलब नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब्स होती हैं। दे डोंट हैव सम एक्शन, उनमें कोई एक्शन नहीं होता। क्योंकि उनमें कोई एक्शन होता नहीं है तो हम उनके लिए एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हाउ का रिप्लाई होता है, वो नहीं यूज कर सकते। एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हम करते हैं एक्शन वर्ब्स के साथ में, ये बताने के लिए कि वो एक्शन किस तरीके से हुआ या किस तरीके से किया गया, ये बताने के लिए। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखो, साउंड लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ में हमने हाउ लिख दिया। तो जैसे लिंकिंग वर्ब के बाद में हाउ का रिप्लाई गलत हो जाता है, वैसे हाउ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हाउ भी एडवर्ब ऑफ मैनर है और हाउ का रिप्लाई जो होता है वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। तो ये जो हमने हाउ लिखा है गलत है। मैंने आपको इसका एक तरीका कल समझाया था कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। आप इसको ऐसे सही कर सकते हैं कि हाउ को रिमूव कीजिए, इसकी जगह व्हाट लिखिए। अच्छा, व्हाट जो होता है ये प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते नहीं है तो हम इसको लिंकिंग वर्ब का नहीं, इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। वो प्रीपोजिशन यहां पे आ जाती है, लाइक। व्हाट डिड दैट न्यू आइडिया साउंड लाइक टू योर पेरेंट्स। व्हाट डिड दैट न्यू आइडिया साउंड लाइक टू योर पेरेंट्स, दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर बता दिया वह बहुत अच्छी बात है, याद रहेगी कल की बात तुम्हें आज तक। और जो नहीं बता पाए वो अपना कल वाला लेक्चर रिवाइज करें, जो भी करें। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। वर्ब के कितने क्लास हो चुके हैं? गिनती करके तो मैं पढ़ा नहीं रहा था, तो लेकिन हाँ ये कि शायद 6th या 7th क्लास आज होगी, 6th या 7th क्लास होगी। महोदय, ये महोदय महोदय क्या कह रहा है? हालांकि तुम्हारी भावनाओं की मैं कदर कर रहा हूं, लेकिन महोदय शब्द थोड़ा सा अटपटा है। मतलब आई एम नॉट यूज टू लिसनिंग टू दिस वर्ड, मैं मतलब यूज टू नहीं उस वर्ड का। बाकी तो महोदय तो सही शब्द है, बट चलिए, बहुत विकट समस्या है। अच्छा, क्या समस्या है? कि जब आप समझाते हैं तो समझ पूरी तरह आ जाता है, आ जाना चाहिए, बस यहीं तक की गारंटी होती है। अच्छा, मगर जब आप पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बात डिटेल में करने वाली है वैसे ये बात जो है ना, ये जो आपकी समस्या है महोदय, ये समस्या डिटेल में डिस्कस करने वाली है। ठीक है, तो इसको अब वीकेंड वाले सेशन में मुझसे डिस्कस करना।
ठीक है। हाँ, तो इसको, ये विकट समस्या है, इसका समाधान की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस समस्या का निवारण आपको मिले, परंतु उसके लिए आपको सप्ताहांत तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब इंतजार हिंदी वर्ड होता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसकी जगह, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखो यहां पर समझना। तो ये हो गया नेक्स्ट में, जब दीज मैन हैवंट एनफ मनी टू बाई दिस फोन। अब हमने कहा इन लोगों के पास में इस फोन खरीदने के पैसे तो है नहीं। दीज मैन हैवंट एनफ मनी टू बाई दिस फोन। अब इसमें क्या कहानी है, समझ में आया कुछ? इसमें कहानी ये है कि जब हम हैवेंट लिखते हैं तो हैवेंट हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के यूज नहीं होती। अब ध्यान से देखो, कहीं पर मेन वर्ब है नहीं, एनफ मनी तो नाउन है। तो अगर ये नाउन है, वो हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब कहां गई? और बिना मेन वर्ब के सेंटेंस कैसे बन गया? सो दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रतीक्षा करना होगा। अच्छा ठीक है, हाँ, तो आपको सप्ताहांत तक उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। सप्ताहांत पर हम एक विशिष्ट सेशन रखेंगे और उसमें यह समस्या आप अपने हमसे पूछना। सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मैं बहुत टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं। सप्ताहांत, सप्ताहांत का मतलब होता है सप्ताह का अंत, मतलब वीकेंड। चलो यहां देखो भैया, इधर उधर की बातों में मुझे मत लगाओ। ये हैवेंट हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आपने लिखी नहीं है, तो सेंटेंस हो गया गलत। अब इसको सही करने के तरीके क्या है? एक तरीका ये कि आप हैवेंट के बाद में कोई मेन वर्ब लिख दो, कोई लॉजिकल मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के लिख दो। दीज मैन हैवेंट हैड एनफ मनी, दीज मैन हैवेंट बोरोड एनफ मनी, दीज मैन हैवेंट स्टोलन एनफ मनी। मतलब कुछ भी लिख दो, कोई भी एक लॉजिकल ऐसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो जो आपको लगता है कि आप उसको जस्टिफाई कर लोगे इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तरीका तो ये हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है कि हैव को आप मेन वर्ब बना लो, हेल्पिंग और डोंट लिख दो। डोंट हैव ऐसे लिख दो, दीज मैन डोंट हैव एनफ मनी टू बाय दिस फोन। तो ये कॉन्सेप्ट भी कल हमने डिस्कस किया था, इसका भी रिवीजन हो गया, उसका भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा, इसका आंसर बताओ बच्चों को, क्वेश्चन 3 को आंसर करो। ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 3 है। ये क्वेश्चन हालांकि 4 है। अब क्वेश्चन 3 को एक बार आंसर करो बच्चों। व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3? चलो जल्दी से बताइए। बिकम्स, वेरी गुड। अब हमने लिखा इट बिकम नेसेसरी फॉर अस टू हेल्प हिम आउट ऑफ दैट। अब हमने कहा ये हमारे लिए बड़ा मतलब आवश्यक हो गया कि हम उसको उस समस्या से बाहर निकालें। हेल्प हिम आउट का मतलब उसको जो भी समस्या थी उसमें उसकी मदद करें। अब देखिए ये जो हमने बिकम लिखा है, कितने बच्चे जानते हैं? ठीक है, नहीं जानते वो अपने जान जाएंगे, आगे ध्यान रखेंगे। बिकम जो वर्ब है ये इसकी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बिकेम इसकी सेकेंड फॉर्म है, एक मिनट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और बिकम ही इसकी थर्ड फॉर्म है। ये बिकम ही थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। मतलब बिकम फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, बिकेम सेकेंड फॉर्म है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब उसके बाद में कहानी क्या है कि ये जो हमने बिकम लिखा है, ये ध्यान से देखो, ये वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। अच्छा, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट इट सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो सिंगुलर वाली लिखनी पड़ेगी, तो आपको बिकम्स लिखना पड़ेगा, जैसा कि बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये थर्ड फॉर्म है तो हमने कल पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती। व्हेनेवर वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब इट मस्ट हैव सम ऑक्सिलरी, उसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब भी हम किसी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, चलिए कोई नहीं, जब भी हम किसी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो या तो परफेक्ट टेंस में या पैसिव वॉइस में यूज होती है। अगर आप उसे परफेक्ट टेंस में यूज करते हो तो उसके साथ हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर आप उसे पैसिव वॉइस में यूज करते हो तो उसके साथ बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है। कहने का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती है, ठीक है। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होनी ही चाहिए। अब यहां देखो बिकम के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये गलत है। अब या तो इसको आप बिकम्स कीजिए, ठीक है, या फिर आप इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। मतलब हम कई तरीके से सही कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। जैसे कुछ बच्चे बिकम्स लिख रहे हैं, बिकम्स लिख के भी सही हो सकता है।
ठीक है, नहीं तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। एक ऑप्शन ये है कि आप लिख दीजिए बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब के सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज हो सकती है, या इस बिकम को ही लिखा रहने दो और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लिख दो, इट हैज बिकम, ऐसे लिखो। मतलब कुल मिला के उसको आप कैसे भी सही कीजिए, वो गलत है, उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हैवेंट का हमने आंसर बता दिया था, डोंट हैव, ठीक है। और इसका आंसर भी बता दिया था, व्हाट डिड द न्यू आइडिया साउंड लाइक। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, वी आर स्टिल रिमेंबरिंग द नेम ऑफ दैट पुअर बॉय। We are still remember the name of that poor boy. Sir, can that be used as an object of a preposition? If that is a pronoun, it can be used. If it is a relative pronoun, it cannot be used. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, वी आर स्टिल रिमेंबरिंग द नेम ऑफ दैट पुअर बॉय। अभी जो रिमेंबर हमने लिखा ना, ये हमारे स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होती है, एक्चुअली रिमेंबर इज द स्टेट ऑफ आवर माइंड। मान लीजिए आपको किसी पर्सन का नाम याद है, सो इट इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज जस्ट ए स्टेट ऑफ योर माइंड। ये आपके माइंड की एक स्टेट है। आई रिमेंबर द नेम ऑफ द होटल वेयर वी स्टेड, आई रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी वेयर ही लिव्स, आई रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन हु रोट दिस नॉवेल। सो when you remember something, you have got it in your mind, you can recall it, okay. So remember and forget, remember और forget दोनों ही स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो हमारे स्टेट को रेफर करते हैं, मेंटल स्टेट को, ये एक्टिविटी नहीं होती हैं। अच्छा, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखनी चाहिए, तो जो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा ना, ये गलत है। आप इसको लिख दीजिए रिमेंबर, इंडेफिनिट टेंस बना दीजिए। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पुअर बॉय। हाँ, ठीक है, ये आंसर हो गया, बिकॉज इट इज अ स्टेटिव वर्ब, तो हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा कह रहा था, आपको और समझाना पड़ेगा, तो कल हमारे पास टाइम नहीं था तो मैं समझा नहीं पाया, अब समझा देता हूं। देखिए, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेट को रेफर करने वाली वर्ब्स होती हैं, ठीक है, इनका कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज मत कीजिए। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। नो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। स्टेटिव वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं यूज करना है। ये एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। मोस्ट स्टेटिव वर्ब्स आप लोग जानते होंगे, बाकी कुछ मैं ऐसे भी बता देता हूं और धीरे धीरे डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, वर्ब्स आती रहेंगी, आप जानते रहोगे। देखिए, बी, बिकम, feel, smell, taste, appear, look, seem, remain, love, hate, adore, admire, prefer, know, have, on, possess, fit, suit, exist, belong, ठीक है, comprise, remember, forget, forgive, agree, disagree, understand, realize, understand, realize, doubt, see, etc. तो
तो ये इंग्लिश के ना कुछ ऐसे कॉमनली यूज वर्ब्स हैं जो कि स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, तो अगर हम इनका यूज स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए करें तो इन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ना लिखें, ठीक है। मेन बात ये है कि जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनका कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, इनको या तो आप परफेक्ट टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में यूज किया करें। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जो सबको ध्यान रखना। इतना ये सब हम कैसे याद रखते हैं? मैं इससे ज्यादा याद रखता हूं, बोर्ड पे जगह इतनी थी इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। मैं इससे ज्यादा याद रखता हूं, और खैर वो छोड़ो तुम, ठीक है, कि कैसे मैं बता दूं तुम्हें आभारी रहोगे। तो आभारी रहने से केवल काम नहीं चलता बेटा। देखो अब मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, धीरे धीरे समझेंगे। आई एम वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा आई एम knowing him since childhood। अब ये जो 2 सेंटेंसेस है ना, एक बार इनको बच्चों सही करना, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार सही करना। आई एम वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग एंड आई एम नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। करेक्ट बोथ दिस सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार करेक्ट कीजिए। जल्दी से बताइए। बेटा आंसर बता दो जल्दी से। आई एम वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग एंड आई एम नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। फर्स्ट सही है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे समझना बच्चों, सही है, इनमें से कोई भी नहीं है। यहां पे समझना क्या पॉइंट क्या है। जब भी हम किसी एक्शन के साथ में उसका पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर देते हैं जहां से वो एक्शन स्टार्ट हुआ होता है, तो वो एक्शन आपका परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना होता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस आप नहीं लिख सकते। बेसिक सी बात यह है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस आप मतलब ड्यूरेशन या पॉइंट में से किसी के साथ में नहीं लिख सकते। और इतना मैं आप लोगों के कमेंट से अगर समझ पाया हूं तो मुझे लगता है कि मामला खराब है, मतलब बहुत खराब है। अभी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। लोग टच में रहना तो चीजें सुधर जाएंगी, अदरवाइज मामला बहुत खराब है, मतलब सच्चाई है। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी एक्शन के साथ में उसका पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख देते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, ये कोई खास पॉइंट नहीं है, आज तक तुम्हें पता होने चाहिए। अगर हम किसी एक्शन के साथ में उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम जितना वो हो चुका है वो, या उसका पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जहां से वो स्टार्ट हुआ है वो लिख दें, तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं लिखना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो भूल जाएगी, आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिख सकते। या तो परफेक्ट लिखे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखे। अब देखो ये दोनों हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रखे हैं और इनके साथ में इनका बिगिनिंग पॉइंट मेंशन है, तो ये गलत हो गया। अब हमें इसको सही करना है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका तो सीधा सा आंसर है कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दीजिए। कॉन्टिन्यूअस गलत हो जाएगा तो सिंस के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दीजिए। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, सही हो गया। अच्छा, अब इसको हम आई हैव बीन वेटिंग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वेट करना एक एक्टिविटी है, ठीक है। किसी चीज को जानना नहीं जानना ये मेंटल स्टेट है। मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आप उसका आंसर जानते हो, तो ये कोई एक्टिविटी थोड़ी है, तो आपकी मेंटल स्टेट है। तो जो नो वर्ब है ना, ये स्टेट की वर्ब है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हम इसे नहीं लिख सकते, हम लिखे इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं सकते, तो हम इसे परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, हैव वेटेड। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, आई हैव वेटेड हिम, आई हैव, एक मिनट बेटा गलती से वेटेड लिख दिया, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। दयनीय नहीं, तुम्हारी बहुत दयनीय स्थिति है, बट चलो खैर धीरे धीरे सुधर जाएगी। YouTube वाले बच्चे जनरली रेगुलर नहीं होते, मैंने देखा, और पढ़ाई के समय ना इधर उधर ज्यादा बातें करते हैं, तो टीचर कई बार रहता है ना, फिर टीचर का भी मतलब, जैसे एक बच्चा भी कमेंट कर रहा था ना, खुद तो डिस्टर्ब होते हैं, टीचर को भी ले जाते हैं अपने साथ साथ में, ठीक है। खैर कुल मिला के आंसर ये है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि कोई भी जो स्टेटिव वर्ब होती है, जो स्टेट को रेफर करती है, उसको आप कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना लिखें, या तो इंडेफिनिट टेंस या परफेक्ट टेंस यूज करें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे, चारों क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज एक्सटेंड देयर अनकंडीशनल सपोर्ट टू अस। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर बता दोगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि व्हाट इज द मिस्टेक, क्या इसमें मिस्टेक है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों एक बार इसका आंसर। आर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज एक्सटेंड देयर अनकंडीशनल सपोर्ट टू अस। देखिए इस सेंटेंस में पता है क्या, हमने दो हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, एक हैव हेल्पिंग वर्ब है और एक विल हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि विल तो चलो एक मॉडल है, विल जो है वो मॉडल है, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, लेकिन जो हैव है ये तो मेन वर्ब भी होती है, तो हमें कैसे पता चला कि हैव मेन वर्ब है, क्या पता ये हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, सॉरी ये हैव कैसे पता चला कि हेल्पिंग वर्ब है, हो सकता है मेन वर्ब हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्योंकि जो हैव है वो आपकी वर्ब भी होती है, वर्ब पोजीशन होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, दोनों ही होती है। पता कैसे चल गया कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। तो उसको मैं देखो आपको बता देता हूं, दो चीजें हैं जिससे पता चल गया। एक तो वो इसके बाद जो ऑलवेज लिखा उससे पता चल गया कि अगर हमने हैव के बाद ऑलवेज लिखा है तो ऑब्वियस बात है हैव मेन वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि अगर मेन वर्ब होती तो ऑलवेज इससे पहले लिखा होता। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, दूसरा तरीका ये कि जब भी हम हैव को एज अ वर्ब यूज करते हैं, जब भी हम हैव को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो हैव जो होता है ना ये वर्ब ऑफ पोजीशन होता है। मतलब आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ स्कूटर, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब भी हम हैव का एज अ वर्ब यूज करते हैं देन इट रेफर्स टू पोजीशंस, ये पोजीशंस को रेफर करता है। अगर हम हैव को यहाँ पे वर्ब मान ले तो आप पाओगे कोई पोजीशन तो लिखा नहीं है। तो कुल मिला के बात ये कि हैव हेल्पिंग वर्ब ही है, मेन वर्ब नहीं है। एक तो ऑलवेज की पोजीशन से पता चल गया, दूसरा यहाँ पे कोई पोजीशन मेंशन नहीं है, इससे पता चल गया। अब अगर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कहां है, क्योंकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बिना मेन वर्ब के तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर पाओगे। मेन वर्ब ये रही एक्सटेंड। अब यहां पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास मेन वर्ब एक है और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब दो हैं। अगर कभी हम दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के लिए एक कॉमन मेन वर्ब यूज करें तो ऐसा हो सकता है, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आप दो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स के लिए कॉमन मेन वर्ब हेल्प कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। दे, ठीक है, दे कैन एंड विल हेल्प यू। दे कैन एंड विल हेल्प यू, जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो इसमें देखो कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्प मेन वर्ब हो गई। अब विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन हो गई। तो यहां पे हमने क्या किया, दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के लिए एक ही कॉमन वर्ब यूज कर ली। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हो जब उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फॉर्म भी कॉमन यूज होती हो। कॉमन फॉर्म का मतलब समझते हैं, जैसे कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की कॉमन फॉर्म यूज होती है, तो हमने कॉमन करके लिख दिया। बट यहां पे ऐसा नहीं है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी आप वर्ब लिखोगे वो कॉमन नहीं हो सकती। इसलिए कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स लिखनी पड़ती हैं, ये सीधी सी वजह। अब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है एक्सटेंड, लिखी हुई है तो ये तो सही है, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो तो लिखी नहीं है, तो उसको अलग से लिखो, उसको लिखो एक्सटेंडेड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर पेरेंट्स हैव ऑलवेज एक्सटेंडेड एंड विल ऑलवेज एक्सटेंड देयर अनकंडीशनल सपोर्ट टू अस। ठीक है, चलिए कुल मिला के आंसर हो गया। अब जिसने बात ध्यान से सुनी है उसे समझ में भी आ गया होगा, और जिसने ध्यान से सुनने में अपना नहीं ध्यान लगाया, ठीक है, वो अपना मौज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, माई फ्रेंड्स हैड नेवर ड्रॉव सो फास्ट बिफोर एंड वॉज एंजॉइंग द ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इसे भी गलत कर लोगे ना तब तो फिर मतलब कुछ नहीं, फिर तो क्या ऐसी चलेगी दुनिया। इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। रियली, वास्तव में, चलो ठीक है।
अभी हमने पढ़ा कि हैड के साथ में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये जो ड्रॉप हमने लिखी है थर्ड फॉर्म नहीं है, ड्रिवन थर्ड फॉर्म होती है, तो वो लिखे। ठीक है, ये तो आंसर क्वेश्चन आसान था। चलो एक क्वेश्चन फिर मैं और पूछ लेता हूं इसी बात पे, तुम लोगों ने सही आंसर बताया है। आई हैव ऑलवेज, एक मिनट, आई मत लिखिए, ऐसा लिखिए, मोहन हैज ऑलवेज हैव फेथ इन अस। कैन यू करेक्ट दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस को बच्चों एक बार करेक्ट करोगे? देखो तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है एक बार इसे करेक्ट करो तो। मोहन हैज ऑलवेज हैव फेथ इन अस। मोहन हैज ऑलवेज हैव फेथ इन अस। वर एंजॉइंग। ओ हो, एक काम करना बच्चे, ये जो फ्रेंड्स है ना गलती से लिख गया, आप इसको फ्रेंड कर लेना। ठीक है, इसको फ्रेंड कर लेना। अच्छा यहाँ पे फ्रेंड्स लिख गया, नहीं ये बहुत सही है, आप यहाँ पे फ्रेंड कर लेना इसे। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें क्या कहानी है, ये जो हमने हैज लिखा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, बाद वाला मेन वर्ब हो गया। अब हमें पता है कि हैज के साथ मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वो जो हमने हैव लिखा ना वो थर्ड फॉर्म नहीं है, तो थर्ड फॉर्म लिख दो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मोहन हैज ऑलवेज हैड फेथ इन अस। मोहन हैज ऑलवेज हैड फेथ इन अस। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेयर दे हैव गॉन व्हाइल ऑल द गेस्ट आर वेटिंग फॉर देम हियर। अब हमने कहा भाई ये लोग कहां गए हैं, गेस्ट यहां इंतजार कर रहे हैं और ये लोग कहां निकल गए। मान लीजिए किसी लोगों ने पार्टी दी, गेस्ट को इनवाइट किया, भाई संडे को हमारे घर पे आइए खाना पीना होगा। ठीक है, गेस्ट आ गए और पता चला कि वो लोग गेस्ट को वहां पे छोड़ के गए, निकल गए। तो हमने लिखा वेयर दे हैव गॉन व्हाइल द गेस्ट आर वेटिंग फॉर देम हियर। आंसर इट, आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए। वेयर हैव दे गॉन, वेरी गुड। अब देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये जो स्टेटमेंट है ना, वेयर हैव दे गॉन, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, व्हाइल ऑल द गेस्ट आर वेटिंग फॉर देम हियर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ना वो इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क यूज कर रखा है ना, इंटरोगेटिव है। तो अगर ये इंटरोगेटिव है तो मेन क्लॉज इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें हमें वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको आपको सब्जेक्ट दे से पहले लिखना पड़ेगा। तो इसे ऐसे लिखिए, वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन से ये बात मैं आपसे पूछ लेता हूं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, why you did not inform the teacher। अब देखिए जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, why you did not inform the teacher, कि भाई आपने टीचर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ठीक है, why you did not inform the teacher। अब देखिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब उससे पहले और मेन वर्ब बाद में यूज करनी चाहिए। तो ये जो हमने डिड हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना सब्जेक्ट के बाद, ये गलत है, इसको पहले लिखिए। इसको लिखिए why did you not inform the teacher, why did you not inform the teacher। ठीक है, why did you not हो गया। चलो तो सारे बच्चों ने आंसर बता दिया। तो यहां पे ध्यान रखना कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चन बना देते हैं, तो क्वेश्चन बनाने पे होता है क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखा करो, और इसे हम कहते हैं वर्ब की इंटरोगेटिव फॉर्म। सर आप एसवी बख्शी बुक को सॉल्व करिए किसी बैच में।
चलो सजेशन तुम्हारा आ गया, इस पे ध्यान दिया जाएगा, देखते हैं ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा अगर संभव हुआ, ठीक है, तो ट्राई करके देखेंगे। अब वैसे मुश्किल लग रहा है कि संभव होगा नहीं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंट्रीमैन सीम्ड सो मच कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट इट वोंट हैपन व्हाट ही हैड सेड। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यूं कह लीजिए कि ये स्पेशल क्वेश्चन है, यूं कह लीजिए कि ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। चलो भाई आंसर बताने की कोशिश करो। स्पेशल क्वेश्चन, जल्दी में सब गड़बड़ी होती है भाई। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होती है, अगर तुम लोगों ने पढ़ी हो, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में सब कबाड़ हो जाता है, ठीक है, तो यही होता है, ये हमेशा ही होता है, बट हम लोग कई बार मान नहीं पाते इन चीजों को। नहीं, हमारे साथ थोड़ी होगा, दूसरों के साथ होता होगा, हमारे साथ ऐसे थोड़ी होगा। हमारे गुरुजी वैसे थोड़ी हैं, दूसरों के होते होंगे। हाँ, एसवी का लेवल काफी हाई है, हम जो पढ़ाते हैं उससे भी हाई है, ठीक है, तब तो बच्चा रो जाता है। और ये इतना मतलब उसके बाद में जरूरत नहीं रहती, आप प्रैक्टिस किसी से भी करो, लेकिन कुछ फायदा नहीं निकलता भैया, बस ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो, द कंट्रीमैन सीम्ड सो मच कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट इट वोंट हैपन व्हाट ही हैड सेड। अब देखो, एक बच्चे ने सही आंसर बताया इतनी देर में, दे ओनली वन स्टूडेंट है आंसर्ड इट करेक्टली सो फार, अभी तक तो। चलिए अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसका आंसर आपको बताऊं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आंसर बताने का फायदा तभी जब बात समझ में आ जाए। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट विल नॉट happen what they are saying। हमें यह पता लगाना है कि लिखा गया सेंटेंस जो है ये सही है या गलत है, मतलब ये हमें पता लगाना है। इट विल नॉट हैपन व्हाट दे आर सेइंग, ये लिखा गया सेंटेंस सही है या गलत है, ये मतलब हमारा क्वेश्चन है। क्या बच्चे, एमबी पब्लिकेशन कैसे बुक रहती है? नो कमेंट। मैं किसी की लेंथ सेंड कह दूं क्या फायदा है, ठीक है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, 3D गेमिंग, देखो सही आंसर बताया बच्चे ने। अब इसको पता क्या है, इसमें देखो समझना बच्चों, ये जो विल नॉट हैपन हमने लिखा, ये वर्ब है, ठीक है, इट इज वर्ब का सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, विल नॉट हैपन वर्ब है। अब उसके आगे की बात समझना, ये जो वर्ड के साथ लिखी गई क्लॉजेस होती हैं, वो हम रैंकर्स बैच में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड के साथ लिखी गई क्लॉजेस नाउन होती हैं। नाउन क्लॉजेस सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होती हैं या ऑब्जेक्ट होती हैं। अभी जो वर्ड के साथ लिखी गई नाउन क्लॉज है ना, व्हाट दे आर सेइंग, ये नाउन क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, तो अगर इट सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये जो लिखी गई क्लॉज है ना, ये आपकी ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई। इट सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैपन वर्ब हो गई, व्हाट दे आर सेइंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब हमने यहां पर एक क्लॉज को ऑब्जेक्ट बना दिया। बट एक समस्या है, समस्या ये है कि जो हैपन है ये तो हैपनिंग वर्ब है, और हमने पढ़ा था कि हैपनिंग वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो ऑब्जेक्ट कहां से आ गया? देखिए हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक डूइंग एक्शन वर्ब्स जिनमें कोई डूअर होता है जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और एक हैपनिंग वर्ब्स। हैपनिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई डूअर नहीं होता, दे टेक प्लेस ऑन देयर ओन, वो अपने आप होती हैं, ठीक है। तो जो हैपनिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। अब ये जो हैपन है ना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिकॉज इट इज एन हैपनिंग वर्ब, देयर इज नो डूअर इन दिस वर्ब, इस वर्ब में कोई डूअर होता नहीं है, हैपनिंग वर्ब है। तो अगर ये हैपनिंग वर्ब है तो इंट्रांसिटिव हो गई, अगर ये वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट कहां आया? तो ये जो सेंटेंस हमने लिख रखा है गलत है, क्योंकि हमने एक इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये लिखा गया सेंटेंस गलत है। अब इसको सही करना है, तो देखिए सही करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊं। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, व्हाट दे आर सेइंग विल नॉट हैपन।
व्हाट दे आर सेइंग विल नॉट हैपन, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख देने से क्या होगा, ये जो नाउन क्लॉज है व्हाट दे आर सेइंग, ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट बन जाएगी ऐसे लिख देने से। ठीक है, और विल नॉट हैपन वर्ब हो जाएगी। अब विल नॉट हैपन इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसका तो ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन सब्जेक्ट तो आ ही सकता ना। तो अगर हम ऐसे लिख दें व्हाट दे आर सेइंग विल नॉट हैपन, तो ये सेंटेंस सही है। और अगर हम ऐसे लिख दें इट विल नॉट हैपन व्हाट दे आर सेइंग, तो ये गलत है। अब होता क्या, आप मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग दोनों का सेम लगेगा कि भाई दोनों तरीके से हम बात तो एक ही कह रहे हैं। इट विल नॉट हैपन व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर सेइंग विल नॉट हैपन, ईदर वे वी आर सेइंग द सेम थिंग, दोनों तरीके से हम बात एक ही कह रहे हैं। बट एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट द मीनिंग और द ट्रांसलेशन, इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात है कि वो ग्रामेटिकल है या नहीं। हाँ, इट नाउन क्लॉज को नहीं शो कर रहा है बेटा। हाँ, इट नाउन क्लॉज को नहीं शो कर रहा है। हाउ डू यू नो इट इज रेफरिंग टू द नाउन क्लॉज? हैपन वर्ब के साथ में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, वी डोंट नीड इट। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए लिखता हूं, अपने आप सही करके दिखाना। एक क्वेश्चन में अपने आप लिखता हूं तुम लोगों के लिए, मतलब उसको अपने आप तुम लोग सही करके दिखाना है। क्वेश्चन देखो क्या है, इट डिडंट अकर व्हाट दे हैड प्लान्ड। इट डिडंट अकर व्हाट दे हैड प्लान्ड। चलो इस सेंटेंस को सही करो अगर ये गलत हो। इट डिडंट अकर व्हाट दे हैड प्लान्ड, इसको सही करो एक बार। इट डिडंट अकर व्हाट दे हैड प्लान्ड। जल्दी से, व्हाट दे हैड प्लान्ड डिडंट अकर। अब देखो इसमें भी वही है, मतलब द सेम स्ट्रक्चर है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है, बस हमने वर्ब चेंज कर दिया। इट सब्जेक्ट हो गया, डिडंट अकर वर्ब हो गई, व्हाट दे हैड प्लान्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं समझ लेना। ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ड के साथ लिखे गए क्लॉजेस नाउन होते हैं। वर्ड के साथ लिखे गए क्लॉजेस जो होते हैं बच्चे वो नाउन होते हैं। नाउन क्लॉज या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट हो नहीं सकती, कभी इट है तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, बट ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वर्ब इंट्रांसिटिव है। अकर डूइंग वर्ब नहीं है ना बेटा। अकर का मतलब है होना, अकर का मतलब किसी चीज को करना नहीं है, अकर का मतलब है होना। तो ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इसका जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है तो गलत हो गया। इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ में तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो अब इसको हमें सही करके लिखना है। तो सही कैसे करोगे? वही तरीका है कि उस नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट बनाओ। व्हाट दे हैड प्लान्ड, व्हाट दे हैड प्लान्ड डिडंट अकर। जो उन्होंने प्लान किया था वो हुआ ही नहीं, ऐसे लिख दो। ऐसे लिखने से क्या होगा? डिडंट अकर वर्ब हो गई, ठीक है। और व्हाट दे हैड प्लान्ड जो नाउन क्लॉज है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गई। अब इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट तो सारी वर्ब्स के साथ हो सकता है। तो ये ऐसे लिखने से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बात ये है कि जो भी इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, जो भी इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी इंट्रांसिटिव होती है। मतलब हैपनिंग वर्ब्स, जितनी भी हैपनिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती है, बस ये ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर? चलो आ जाओ वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो तो यही था ना क्वेश्चन। क्या लिखा इसमें? द कंट्रीमैन सीम्ड सो मच कॉन्फिडेंट, कि जो कंट्रीमैन थे वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते थे। एंड स्ट्रांगली बिलीव, और वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे। क्या बिलीव करते थे? स्ट्रांगली दैट इट वॉन्ट हैपन व्हाट ही हैड सेड, कि ऐसा कुछ होगा नहीं जो उसने कहा था। मतलब जो उसने कहा था वैसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो देखो वही प्रॉब्लम है। इट सब्जेक्ट है, वॉन्ट हैपन वर्ब है, ठीक है। व्हाट ही हैड सेड उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आ नहीं सकता, वर्ब इंट्रांसिटिव है। वर्ब तो इंट्रांसिटिव है ना, तो ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता। तो ये हमने तो गलत लिख दिया। अब इसको सही करना है, गलत लिख दिया। तो सही करने का तरीका क्या बताया? सही करने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, दैट व्हाट ही हैड सेड वॉन्ट हैपन। वॉन्ट का ध्यान रखना, वॉन्ट विल नॉट और वुड नॉट दोनों की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, व्हाट ही हैड सेड वॉन्ट हैपन, तो ये सही हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अभी, द इन्वेस्टर्स आर नॉट एग्री विद द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस मैटर। अब हमने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में इस मामले पर सहमत नहीं है, मतलब इस मामले पर वो सहमत नहीं है। बिल्कुल सही बच्चे, तुम्हारा आंसर एकदम सही है, बट क्वेश्चन चेंज हो गया। समझ में नहीं आया? शुरू से नहीं पढ़ रहे होगे इस क्लास में? क्लियर नहीं है? छोड़ो बच्चे, कुछ नहीं कर सकते, वे रियली हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ाना मेरे लिए बहुत अजीब तरीके का पढ़ाना है कि आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ा रहे हो, ठीक है। मैं असल में मैं एक्सरसाइज करवाना पसंद ही नहीं करता। मेरा तरीका ऐसा पढ़ाने का कि मैं थ्योरी पढ़ाना पसंद करता हूं, मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाना पसंद नहीं करता। मैं ज्यादा क्वेश्चन आंसर के पीछे नहीं मतलब फोकस करता। लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब का जमाना है, ठीक है। मतलब अभी तो फिलहाल में तो है ही, जब तक कोरोना वोरोना चल रही है, यूट्यूब का जमाना है, तब तक चल रही है कहानी, चल रही है, ठीक है। रेगुलर रहो, मतलब ये है कि अगर भाई शुरू से पढ़ रहे हो, चीजों को समझ भी रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये है कि फिर कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, चीजें समझ में आती रहेंगी। अब ऐसे रहता है कोई अपना बीच में आया, बीच में गया, तो फिर उसको तो देखो समझ में आता नहीं है, ठीक है, और हम भी कुछ कर नहीं सकते, बात सीधी सी है। अब देखो कितनी छोटी सी बात है, उसके बाद भी कोई बच्चा क्या नहीं समझ में आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये जो हमने सेंटेंस लिखा, इसमें ये आर देखो हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट से पहले लिख रखी है ना, और एग्री मेन वर्ब है, इतना तो क्लियर है। अब आर जो होती है बी की फॉर्म होती है, आर जो है ये बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म्स को अगर हम हेल्पिंग वर्ब बना के लिखें, अगर हम कभी भी लिखें, तो सबको पता होगा कि बी की फॉर्म्स को हम हेल्पिंग वर्ब बना के दो सिचुएशंस में लिखते हैं। कब? एक तो पैसिव वॉइस में और एक कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मतलब बी की फॉर्म्स को हम हेल्पिंग वर्ब बना के यूज करते हैं दो सिचुएशंस में, एक पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और दूसरा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अगर आप बी की फॉर्म को पैसिव वॉइस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो इसके साथ जो मेन वर्ब लिखी जाएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। अगर आप बी की फॉर्म को यूज करोगे, अगर आप बी की फॉर्म को यूज करोगे कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, तो इसके साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम इज एम आर कभी भी लिखें, बी की कोई भी फॉर्म यूज करें, तो उसके साथ मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी या थर्ड फॉर्म में आएगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकते। अभी छोटा सा पॉइंट है, इसमें भी कोई बच्चा कहेगा नहीं समझ में आया तो अजीब बात है भाई, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कंपटीशन की मेरे हिसाब से तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं ये बात समझ में आए तो कंपटीशन की तैयारी से पहले में थोड़ा अपना बेसिक कहीं से क्लियर कर लेना चाहिए। अब ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखो फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आप बी की फॉर्म को कभी भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो इसके साथ मेन वर्ब या तो थर्ड फॉर्म में आएगी अगर वो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है तो, या फिर आईएनजी फॉर्म में आएगी अगर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो, ठीक है। यहां पे देखो आर के साथ हमने एग्री लिख रखा है, एग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब चूंकि एग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती इज एम आर के साथ में, तो इज एम आर के साथ है तो आईएनजी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है सही करने के। दो ऑप्शन क्या है? दो ऑप्शन ये है कि या तो आप इसको एग्रीइंग लिखो या आप इसको एग्रीड लिखो, या तो ऐसे लिख दो आर नॉट एग्रीइंग या लिख दो आर नॉट एग्रीड। तो अभी अगर तुम्हें ध्यान रहा हो तो थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टेटिव वर्ब लिखी तो उसमें एग्री वर्ब भी लिखी थी, अगर ध्यान दिया तो उसमें एग्री वर्ब भी लिखी थी, ठीक है। कि एग्री जो वर्ब होती है ये हमारी स्टेटिव वर्ब होती है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बनेगा नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनने का मतलब है कि आप इसे एग्रीइंग नहीं लिख पाओगे, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि पैसिव बना दो, थर्ड फॉर्म लिख दो भाई, इज एम आर के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, ठीक है। और तो आईएनजी फॉर्म लिख नहीं सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, स्टेटिव वर्ब है, तो फिर ऑप्शन बचता है कि पैसिव बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। अच्छा थर्ड फॉर्म में आप लिख नहीं सकते, थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वर्ब इंट्रांसिटिव है। एक्चुअली एग्री इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। तो अब थर्ड फॉर्म लिख नहीं सकते, आईएनजी फॉर्म लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब जो वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है ये सही है। अब आप इसे चेंज ही मत करो, चेंज करो हेल्पिंग वर्ब को। तो कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब लिख दो जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती हो। तो मॉडल्स के साथ में और डू की फॉर्म्स के साथ में यूज होती हैं।
भाई डू की फॉर्म्स और मॉडल्स होते हैं, इन्हीं के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो डू की फॉर्म लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसको लिख दो द इन्वेस्टर्स डू नॉट एग्री। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं अपनी तरफ से, आंसर बताना। क्वेश्चन ये है, आई एम ऑलरेडी एग्री टू दिस, आई एम ऑलरेडी एग्री टू दिस प्रपोजल। चलिए आंसर बताइए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम ऑलरेडी एग्री टू दिस प्रपोजल। मैंने कहा मैं तो पहले से ही तैयार हूं। आई एम ऑलरेडी एग्री का मतलब मैं तो पहले से ही तैयार हूं। हाँ चलो सही करो, आई एम ऑलरेडी एग्री टू दिस प्रपोजल। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी लिखा, तो ऑलरेडी किसके साथ यूज होता है? परफेक्ट टेंस के साथ। ये परफेक्ट टेंस तो है नहीं, ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, एम के साथ एग्री आ नहीं सकता, ठीक है, तो एम तो आपको हटाना ही पड़ेगा, या तो ऐसे लिखा रहने दो, आई ऑलरेडी एग्री, मैं तो पहले से तैयार हूं, ठीक है, सीधे लिख दो आई ऑलरेडी एग्री। हैव एग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं बच्चे, वो ऐसे सही है, ठीक है। या जैसे तुम लोगों का मन है, ठीक है, अपना लिखना चाहते हो तो आई हैव ऑलरेडी एग्रीड लिख दो, बट देयर इज नो नीड, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सिंपली लिख दो आई ऑलरेडी एग्री। हाँ, तो एम हटा दोगे सेंटेंस सही हो जाएगा, उसमें हैव एग्रीड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती अपनी चीजों को ही सही मत माना करो, ये थोड़ा सा सुधार कर लो। सपोज अ पर्सन, हालांकि कोई फायदा पता नहीं होगा या नहीं होगा बताने का, लेकिन चलो बता देते हैं। मान लीजिए समवन आस्क यू व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप क्या कहोगे? आई हैव ऑलरेडी नोन इट या आई ऑलरेडी नो इट। स्टेट वर्ब जो होती है उसमें कंप्लीशन शो करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी लिख दिया तो काम हो जाएगा। स्टेटिव वर्ब्स के साथ में वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। किसी पर्सन ने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और तुमने कह दिया आई एम ऑलरेडी नो दिस आंसर, मुझे तो पहले से इसका आंसर पता है, आई एम ऑलरेडी नो द आंसर, तो हमें पता ये गलत है। अब तुम इसे कैसे सही करोगे? आई हैव ऑलरेडी नोन द आंसर या आई ऑलरेडी नो द आंसर, तो ये स्टेट है बच्चे, इसमें कंप्लीशन शो करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ऑलरेडी लिखो इंडेफिनिट टेंस के साथ में, ठीक है। तो हैव एग्रीड लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो ऐसे सही है, आई ऑलरेडी एग्री टू दिस प्रपोजल। कुल मिला के ये बातें समझ में आ गई, ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाट डज मेक यू स्मोक दिस मच। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा का मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट हाँ चलो ठीक है जैसा भी है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाट डज मेक यू स्मोक दिस मच। भाई तुम इतना क्यों पीते हो, मतलब इतनी स्मोकिंग क्यों करते हो? डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि इतनी स्मोकिंग क्यों करते हो। ऑलरेडी के साथ इंडेफिनिट कैसा है ये, फिर कभी कौन सी एकादशी की? निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता ना, उसकी हरकतें इसके जैसी होती हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि इतना याद कैसे हो जाता है, मतलब फिर उसका बीच में इसने पूछा कि क्या नाम आपका, कि केवल ग्रामर ही पढ़ाओगे या फिर PQRS कॉम्प्रिहेंशन भी करवाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में भी निर्जला एकादशी की देखो मुझे हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है। धन्य भैया, धन्य है। कुछ नहीं कहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम पर, ठीक है, बुरा और मान जाओगे। व्हाट डिड मेक्ड, पिटेगा क्या? हाँ पिटेगा। व्हाट डिड मेक्ड, इसकी देखो डिड मेक्ड लिख रहा है इसकी, तो भाई जैसे अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए ना, उन्होंने देखा कि अंग्रेजी की इतनी बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, वैसे मुझे लगता है मैं भी पढ़ाने वाला छोड़ ही दूंगा। व्हाट डिड मेक्ड, ये क्या है बे? एलियन है क्या तू? है
ये एलियन है क्या? ये क्या लिख दिया तूने बे? डिड मेक्ड क्या होता है? पहली बात तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। दूसरी, अगर तुम्हें सेकेंड फॉर्म लिखनी भी है तो फिर मेक की सेकेंड फॉर्म मेक्ड कहां होती है? वो तो मेड होती है। व्हाट डिड मेक? हद हो गई भाई। ले लो यूट्यूब के मजे, तुम भी ले लो, इंग्लिश सीख लो यूट्यूब की वजह से तुम भी। खोपड़ी ओपड़ी नहीं यूज करते हो कहते हैं। ये ईश्वर ने जो सर हमारे लगाया है धड़ पे, ये इसलिए थोड़ी लगाया कि सजावट का पीस है। जैसे पौधे होते हैं, पौधों में ईश्वर फूल लगाता है तो जैसे देखने में पौधा अच्छा लगे, तो ये ईश्वर ने हमारे जो शरीर पर ये सर लगाया है, ये जो हेड लगाया है, ये इसलिए नहीं लगाया, ये पीस ऑफ डेकोरेशन है। ये यूज करने के लिए उसने हमें दिया कि इसका यूज करो। लेकिन कुछ बच्चों ने ना अपनी अकल से दुश्मनी कर लिया है और लाठी लेके अकल के पीछे पड़ेंगे, जहां अकल दिख गई वहीं पे लाठी मार देंगे। मतलब यूज नहीं करेंगे, अकल से इतनी बड़ी वाली दुश्मनी उन्होंने कर ली है, ठीक है, कि जहां अकल दिखाई पड़ गई उसको मारेंगे। पीडीएफ नहीं देते हो? अरे हटो पीडीएफ। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो, मैं भगवान से ये मनाता हूं कि अब जल्दी से ये इंडिया में सबको वैक्सीन लग जाए और ये कोरोना खत्म कर दो, नहीं तो मैंने अगर महीने 2 महीने और ऑनलाइन पढ़ा दिया ना तो पगला जाऊंगा पक्का। वो देखो एक चिल्ला रहा है, पीडीएफ नहीं दोगे क्या? पीडीएफ ही पढ़ ले तुम। अगला क्वेश्चन देखो, एक मैंने क्वेश्चन लिखा, हु हेल्प्ड यू देयर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, whom you helped there। नेट पे सर्च करो ना, नेट पे सर्च करो, मिलियंस छोड़ो, बिलियंस ऑफ फाइल्स हैं, बिलियंस ऑफ पीडीएफ हैं। जिस चीज की पीडीएफ चाहिए, प्रेजेंट टेंस की पीडीएफ चाहिए, इंडेफिनिट टेंस की पीडीएफ चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पीडीएफ चाहिए, इन प्रीपोजिशन की पीडीएफ चाहिए, ऑन प्रीपोजिशन की पीडीएफ चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ, मतलब हंड्रेड्स में कह रहा हूं, बिलियंस ऑफ पीडीएफ हैं। खूब डाउनलोड करके सुबह से लेकर शाम तक बैठो और खूब उन पीडीएफ को देख देख के खुश हो जाओ, ठीक है। क्या समझाएं? मैं भैंस के आगे बीन बजाए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन सही करो बच्चे। Who helped you there and whom you helped there। नेट पे सर्च कर लो कि पीडीएफ ऑफ टेंस, पीडीएफ ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, पीडीएफ ऑफ मॉडल्स, पीडीएफ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, बिलियंस ऑफ पीडीएफ हैं, बिलियंस पड़ी हैं। खूब डाउनलोड करके बैठ के देख लो, ठीक है। मन भजाए। हमारे पीछे काहे पड़े हो बे? हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम है कॉन्सेप्ट को तैयार करना, हमारा है काम कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना, हमें वो कर लेने दो। तुम सोचो हमें कॉपी कैट बना के छोड़ोगे क्या? तुम मतलब ये चाहते हो कि हम कॉपी कैट बन जाए, कि हम भी बुक्स उठाएं और बुक्स में से एक टाइपिंग क्वेश्चन को और एक टाइपिस्ट को दें, उससे कहें भाई ये टाइप कर दे और इस पे हमारा नाम लिख दे, ठीक है। मतलब ये तुम हमसे करवाने जाते। ये करने के लिए तुम्हें टीचर नहीं बना था, ये करने के लिए तो मैंने टीचिंग नहीं स्टार्ट की थी। मैंने तो टीचिंग इसलिए स्टार्ट की थी कि बच्चों के दिमाग पे असर करूंगा, ठीक है। उनके फोन पे असर नहीं करूंगा कि उनके फोन पे असर करूंगा, उनके फोन में इतने जीबी डेटा आ गया, पीडीएफ हो गई, इतनी वो हो गई, ठीक है। ये करने के लिए मैंने टीचिंग नहीं स्टार्ट की थी। मैंने टीचिंग इसलिए स्टार्ट की थी कि मैं लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ, इंग्लिश को लेकर उनका एटीट्यूड बदलना चाहता था, उनके एक्सपीरियंसेस को चेंज करना चाहता था, उनको इंग्लिश को देखने का नजरिया बदलना चाहता था। मैं इसलिए टीचिंग करता हूँ यार। मैं किसी को पीडीएफ दूंगा इसके लिए नहीं करता। मुंह उठाए पीडीएफ चाहिए, मन में तो मेरे कुछ आ रहा है लेकिन मैं कहूंगा नहीं क्योंकि बच्चे बुरा मान जाते हैं यूट्यूब वाले। मन में तो मेरे इतना अच्छा जवाब आ रहा है ना कि इसको ऐसा सटीक लगेगा, अगर ये सेंसिबल पर्सन हो कि जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क है बहुत। बैकफायर कर गया तो ये बहुत बुरा मान जाएगा, ठीक है। डिसलाइक तो फिर ये वैसे भी करेगा वीडियो को, लेकिन फिर पक्का कर देगा, ठीक है। तो जवाब तो मेरा बहुत तगड़ा है लेकिन मैं कहूंगा नहीं। पीडीएफ फिर जिंदगी में किसी से नहीं मांगेगा जाके। चलो, हरिओम प्रभु दीनदयाल मेरा संभारी। नहीं कहूंगा नहीं। देखो, हु हेल्प यू देयर एंड हुम यू हेल्प देयर, मैं सही हु हेल्प यू देयर और हुम यू हेल्प देयर, ये समझना। देखो,
ये हु जो हमने लिखा है सब्जेक्ट है, सबको पता होगा कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। ये दोनों एक्चुअली प्रोनाउन होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुम ऑब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद में जो यू हमने लिखा है ये भी प्रोनाउन होता है। अब देखो हमने इसको हेल्प वर्ब के बाद लिख रखा है, अगर वर्ब के बाद लिख रखा है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे हेल्प से पहले लिख रखा है तो यू सब्जेक्ट हो गया। तो ये यू सब्जेक्ट है, ये यू ऑब्जेक्ट है। अब देखो दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव है, दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस हैं। अब सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वही वाली। तो ये जो हेल्प हमने लिखी है ये जो यू हमने लिखा ना, ये सब्जेक्ट है, और इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो यहाँ पे डिड लिख दो। whom did you help? अच्छा, जब डिड लिख दोगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आंसर ही हो जाएगा whom did you help, ये आंसर हो गया। अच्छा, यहां पे हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस ऐसे सही हो गया। अब बच्चा सोचेगा ये सही क्यों हो गया भाई। जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चंस में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हाँ 7:15 वेट, हाँ 7:15 पे ऐप पे मेरी वो क्लास है ना, हाँ उसमें मिलता हूँ। 7:15 पे भी मिलता हूँ। अभी रुक जाओ ना, अभी 2-3 मिनट बचे हैं इस बैच में, पढ़ा तो लूंगा, 2-3 मिनट बचे हुए हैं। हाँ 2-3 मिनट अभी बचे हैं, रुक जाओ। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे जो डिड हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना क्वेश्चन में, यहाँ नहीं लिखनी पड़ रही। यहाँ पे हमने कोई डिड नहीं लिखा और हमारा सेंटेंस ऐसे सही हो गया। तो इसके पीछे जो छोटी सी वजह काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि अगर कभी WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट हों तो उनसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जा सकती। देखो ये तो सबको पता है कि क्वेश्चंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। ये बात मैं कल भी एक एग्जांपल में आपको समझा रहा था कि जब कभी कोई क्वेश्चन वर्ड किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, देन वी पुट द प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वी डोंट पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो अगर कभी कोई क्वेश्चन वर्ड किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाए तो हम उस प्रीपोजिशन को क्वेश्चन की बिगिनिंग में ना यूज करके एंड में यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की शुरुआत जो है वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही होनी चाहिए। अब यहां पर देखो ये जो हु है ना हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड है और यही हमारा सब्जेक्ट भी है। तो अगर तुम इससे पहले हेल्पिंग वर्ड लिखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में जहां पर WH फैमिली वर्ड ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, वहां पर हेल्पिंग वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। डू डज डिड की डायरेक्ट वर्ब लिख के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, व्हाट डज मेक यू स्मोक दिस मच, कि भाई क्या तुम्हें मजबूर करता है इतनी ज्यादा स्मोकिंग करने के लिए। तो ये देखो ये व्हाट हमारा सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, मेक मेन वर्ब है, ठीक। तो अगर ये जो व्हाट हमारा WH फैमिली वर्ड है यही सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये डज हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप मेक्स लिखिए। व्हाट मेक्स यू स्मोक दिस मच, ठीक है। क्यों इतना पीते हो, मतलब इतनी स्मोकिंग क्यों करते हो, ये आंसर होगा। सर कह दूं? नहीं, जरूरत नहीं है बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। देखो दो क्वेश्चन और देखो इसी टाइप के मैं तुमसे पूछता हूं, आंसर बताना। व्हाट मोहन डिस्टर्ब्ड, ये दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट मोहन डिस्टर्ब्ड देयर, एक क्वेश्चन। दूसरा व्हाट डिस्टर्ब्ड मोहन देयर। अब देखो ये दोनों सिंपल सेंटेंस है और दोनों ही इंटरोगेटिव है, क्वेश्चंस हैं। चलो आंसर बताओ। आंसर बता दो। What Mohan disturbed there and what disturbed Mohan there? चलिए देखो मैं जल्दी से आंसर बता देता हूं, असल में टाइम हो गया। ये जो हमने डिस्टर्ब्ड वर्ब लिखी ना, मोहन को इससे पहले लिख रखा है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। यहां पर डिस्टर्ब्ड वर्ब के बाद हमने मोहन को लिख रखा है तो मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मोहन ऑब्जेक्ट है, ये मोहन सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। अगर ये मोहन सब्जेक्ट है तो ये जो व्हाट प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर वो मोहन ऑब्जेक्ट है तो ये व्हाट प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट हो गया।
अब दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव हैं। हमने पढ़ा कि जब भी हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड लिखनी पड़ती है, जिसे हम इंटरोगेटिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है, मोहन से पहले हमने हेल्पिंग वर्ड तो लिखी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डिड होती है तो डिड लिख दीजिए, डिड लिख दिया। जब डिड लिखोगे तो उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डिस्टर्ब लिख दीजिए। तो ये आंसर हो गया, व्हाट डिड मोहन डिस्टर्ब देयर। अब यहां जाते हैं, यहां देखें तो ये जो वर्ड है ये WH फैमिली वर्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकती। अच्छा, बाद में हेल्पिंग वर्ड लिखने की कंपल्सन नहीं होती। हेल्पिंग वर्ड तो इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड बन गया तो इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ड लिख नहीं सकते, तो ये ऐसे सही हो गया, ठीक है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं, टाइम भी हो गया क्लास का, ठीक है। और फिर ये तो डिस्कशन वर्ब पे चलता रहेगा तो लंबा सीन है, अभी चलता रहेगा। काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको ऐसे धीरे धीरे करके डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बाकी तुम लोग अपना मस्त रहो, एंजॉय करो, सीखते रहो, ठीक है। बाकी सभी को भाई खुश रहो, कुल मिला के बात है। तो आज के लिए बाय एवरीबॉडी। जो बच्चे ऐप पर एनरोल्ड हैं उन दोनों में से, मतलब ऐप पर जो है एनरोल्ड, वो अब 7:15 बजे ऐप पर मिलते हैं, तो वहीं क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।